देखिए, हम लोग एक बार थोड़ा सा समझ लें। हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं। जैव प्रक्रम जब हम लोग पढ़ रहे थे तो जैव प्रक्रम में हम लोगों ने सीखा कि जैव प्रक्रम के लिए, इस जैव प्रक्रम का सीधा मतलब होता है हम अपने जीवन को बनाए रखने के लिए चाहे जो भी क्रिया करते हैं और जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वो जितना भी हम लोग के लिए जरूरी होता है, अगर वो हम करें तो यह पूरा प्रक्रिया जैव प्रक्रम होता है। जैव प्रक्रम का सीधा मतलब है कि जीने के लिए जो जरूरी है, उत्श्वसन जरूरी है, उत्सर्जन जरूरी है, पाचन जरूरी है, गति जरूरी है, जनन जरूरी है, संवेदन जरूरी है और वृद्धि जरूरी है। जनन का मतलब हुआ संतान की उत्पत्ति। संतान की उत्पत्ति जैसे कि कहने का मतलब है कि इंसान या जानवर या पेड़ पौधे, इनमें अगर जनन नहीं हो तो आगे जो है संख्या नहीं बढ़ेगी। समझ में आया? जैसे अगर शेर और शेरनी जनन नहीं करे तो शेर की संख्या नहीं बढ़ेगी। बात समझ में आया? शेरनी अगर जन्म नहीं दे, है ना, यानी जन्म की क्रिया करके अगर वो मतलब नहीं, बच्चे को जन्म नहीं दे तो क्या संख्या बढ़ेगा? उनका नहीं बढ़ेगा। तो जनन की तरह तरह की क्रियाएं होती हैं, उनको आगे हम लोग एक जनन चैप्टर में ही देखेंगे, ठीक है? तो इसको बहुत बढ़िया से हम लोग पढ़ने वाले हैं। संवेदन का मतलब बताए थे, जैसे कि आप किसी चीज को, अब कैसे आप बता देते हो कि ये चीज जो है अच्छा महक रहा है, ये खराब महक रहा है ना? कोई सूंघ करके ही, नाक से ही सूंघ कर बता देते हो। कुछ खाते हो तो जीभ से ही कैसे बता देते हो कि ये तीखा है, ये मीठा है। समझ में आया? देख करके कैसे बता देते हो कि हाँ ये गलत है, ये क्या है, सही है। तो संवेदना, संवेदन, सोचने का जो दिमाग, ब्रेन होता है, ब्रेन सोच करके इस हिसाब से जो डिसाइड करता है, संवेदन हो गया। वृद्धि का मतलब हुआ कि शरीर में हर तरह की जो अंग पाए जाते हैं उसमें वृद्धि होना चाहिए, छोटा नहीं रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा, फिर पढ़ा कि भाई जैव प्रक्रम के लिए हमें पोषण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको स्वस्थ रहना है, जीना है, तो जरूरी क्या है? पोषण। और पोषण के लिए आपको जरूरी है कि आप ऐसे चीज खाएं जिससे शरीर को हर तरह से लाभ मिले। तो आप खाने वाले चीजों में पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये पोषक तत्व कहलाएंगे। पोषक तत्व में जो ऊर्जा देता है, शरीर का निर्माण प्रोटीन और खनिज करते हैं, सुरक्षा प्रदान जो करते हैं वो विटामिन। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। फिर हम लोग पोषण के प्रकार देखे थे कि ये दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषी और एक परपोषी। परपोषी को हम लोग विषमपोषी बोलते हैं और यही तीन तरह के वर्गों में बांटा गया है। परपोषी को एक मृतजीवी, एक परजीवी और एक प्राणी संपोषी। मृतजीवी में आप पढ़े थे कि मरे हुए चीजों से ही भोजन प्राप्त कर जो करते हैं वो क्या है? मृतजीवी। फिर आपने देखा था जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं वो परजीवी हैं। और उसके बाद प्राणी संपोषी में पढ़े थे कि जिनको भाई ठोस कार्बनिक पदार्थ की जरूरत होती है जीने के लिए, जैसे रोटी, दाल, चावल, ये सब चीजें जो खाते हैं तो वो क्या है? प्राणी संपोषी हैं। और ये सब चीजें पढ़ने के बाद हम लोग पेड़ पौधों में पोषण कैसे होता है, माने वो अपना भोजन कैसे करते हैं, कहाँ से उनको भोजन आता है, उनका भोजन है क्या? कार्बोहाइड्रेट उनका भोजन है, मतलब ग्लूकोज भोजन है। और ये ग्लूकोज देता कौन है भाई? तो पेड़ पौधे खुद बना लेते हैं, सूर्य से प्रकाश ले लेते हैं, वायुमंडल से CO2 ले लेते हैं, मिट्टी से जड़ जड़ जो होते हैं वो H2O ले लेते हैं और मिल करके ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार हो गया ग्लूकोज, ठीक है? आप कार्बोहाइड्रेट बोलिए या फिर आप ग्लूकोज बोलिए, लगभग बात एक ही हुई। समझ में आया? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, जैसे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, है ना, ये सब क्या है? पॉलीसेकेराइड, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब जितने भी नाम आप सुन रहे हैं वो सब किसके प्रकार हैं? कार्बोहाइड्रेट के। आप सीधे सीधे कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो। पेड़ पौधों का जो भोजन है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज है। साथ में एक बड़ा अच्छा चीज मिलता है, ऑक्सीजन। समझ में आया? जो हमें मिलता है वो मुक्त कर देते हैं। इसको पूरा व्याख्या के साथ हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब पढ़ लेने के बाद बारी आती है इंसान की, यानी हम लोगों की, कि अब हम लोग अगर कोई भोजन करते हैं,
हम लोगों ने तो पेड़ पौधों में देखा, पेड़ पौधों में बड़ा सिंपल सा है भाई, सूर्य से प्रकाश मिल जाता है ना। लेकिन हम इंसान की बात करें कि हम लोग जब भोजन करते हैं तो वो भोजन का पोषण पोषण के जो चरण होते हैं, स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, पहले क्या होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, फिर भोजन का क्या होता है, पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर क्या होता है, मल त्याग। अब आपको ये प्रोसेस समझना है। भोजन का अंतर्ग्रहण मतलब खाना आगे बैठा है तो आप सोच रहे हैं कि भाई खाना अपने आप मुंह में आ जाएगा, नहीं, हाथ से उठा के मुंह तक लाना पड़ेगा। समझ में आया? भोजन का अंतर्ग्रहण माने भोजन को अंदर, मुंह के अंदर ले जाना होगा। बात बुझाया? तब जाकर पहला प्रोसेस हुआ। दूसरा, जब भोजन अंदर चला जाएगा तो चुपचाप आ के रहोगे तो खाना अंदर चला जाएगा, चबाओगे उसको, चलाओगे, समझ में आया, छोटा छोटा करोगे, तब जाके वो पेट के अंदर जाने के प्रक्रिया में शामिल होगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसको हम लोग डाइजेशन या पाचन बोलते हैं। जैसे ही मुंह के अंदर गया और चबाने का प्रोसेस शुरू किया, वहां से लेके पूरा शरीर में अंदर तक, आंत तक जाने का जो प्रोसेस है वो सब क्या है, पाचन। पाचन का सीधा मतलब है जो भोजन अंदर गया उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। आप पहले छोटा टुकड़ा उसको कैसे करते हैं, दांत से, फिर दांत के बाद और भी चीजें होती हैं जैसे एंजाइम हो गया, तो उन सब चीजों के बारे में आगे डिटेल बताएंगे जिनसे भोजन और छोटा होता है, ठीक। उसके बाद भोजन का क्या होता है, अवशोषण। शरीर के अंदर भोजन के अवशोषण होगा। अवशोषण का मतलब हुआ कि भोजन अंदर गया, और अवशोषण का मतलब हुआ शरीर को अब ऊर्जा देने का प्रक्रिया शुरू हुआ, सारा कोशिका के पास भोजन पहुंचेगा। समझ में आया? तो अवशोषण होने का मतलब हुआ कि जो भोजन के अंदर प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, या खनिज है, या फिर इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट है, जो जरूरत है शरीर को, वो अलग हो जाएगा साइड, उस शरीर को मिल जाएगा। और जो खराब का चीज है जिसका जरूरत ही नहीं है शरीर में, वो अलग हो जाएगा। बात समझ में आया? और ये जब अलग हो जाएगा तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे क्या चीज, स्वांगीकरण। तो जो अच्छा चीज मिल गया वो अवशोषण हो गया, और जो अलग हो गया वो क्या हो गया, स्वांगीकरण। और वो जो अलग हो गया वो मल के जरिए जो त्याग होता है वो क्या कहलाएगा, मल त्याग। बात समझ में आया? अब आपको आगे समझना है। अब आपसे हम पूछें कि पोषण के चरण कितने हैं शरीर में मनुष्य के लिए, तो 5 है। पहले भोजन का अंतर्ग्रहण, पूछेंगे भोजन के अंतर्ग्रहण मतलब तो खाना मुंह में ले जाना, अंतर्ग्रहण हो गया। पाचन समझ रहे हो, चबाना अंदर। अवशोषण, अच्छा भाग अलग हो जाना शरीर के अंदर, भोजन का जो विटामिन, लवण ये सब है वो अलग, और जो खराब चीज है वो अलग हो जाना। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण का मतलब हुआ जो ये वाला अच्छा वाला भाग है वो शरीर को मिल गया, और मल त्याग के जरिए जो अलग हो गया है ना, वो मल त्याग हो गया, उसका जो अलग खराब वाला चीज अलग हो गया, वो स्वांगीकरण। अच्छा वाला चीज जो हो गया वो क्या हो गया, तो अच्छा का शरीर में मिलना, अवशोषण, खराब का को अलग हो जाना, स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण अलग हो गया तो उसका अब क्या हो गया, मल त्याग। तो ये प्रोसेस अंतिम प्रोसेस होता है। बोलो क्लियर हुआ? अब आप बाबू लोग एक एग्जाम्पल से समझिएगा, क्योंकि आगे हम लोग को बहुत अच्छा से समझना है। पोषण का तो ये चरण है, क्या यही पोषण अन्य जीवों में भी होता होगा क्या, खाली पेड़ पौधा को छोड़ दे तो हमने एक सोचा कि चलो एक कोशिका वाला देखते हैं कि एक कोशिका का जीव के साथ ऐसा होता है कि नहीं। हम लोग तो इंसान हैं, लेकिन एक कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका का जो जीव होता है, क्या उन लोग भी यही करता है क्या? क्या उन लोग भी अपना खाना पहले मुंह में ले जाता है, मुंह में ले जाने के बाद क्या फिर उसको चबाता है क्या, चबाने के बाद ऊहों का अवशोषण करता है क्या, क्या वो भी स्वांगीकरण करता है क्या, क्या वो भी मल त्याग करता है क्या? ऐसी चीजों को हम लोग समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिए, और एग्जाम्पल में हम अमीबा को लिए हैं। अमीबा क्या है, एक जीव है। कैसा जीव है भाई, तो एक कोशिका वाला जीव है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कहाँ होता है, बहुत छोटा होता है, पोखरा ओखरा में जाइएगा तो माइक्रोस्कोप से देखेगा अगल बगल, बहुत छोटा है ना, उसका साइज फिक्स नहीं होता है, उस साइज जैसे चलेगा ना तो उसका साइज बदल जाएगा। बात बुझाया? साइज उसका ना जो आकार होता है वो कुछ इस टाइप का होगा,
माइक्रोस्कोप में आपको ये दिखेगा, ये आपका क्या है, अमीबा है। बात बुझा, इहो जीव है। तो सोच रहा होगा इसका मुंह किधर है, दांत किधर है, सब सोच रहा होगा भाई। तो अब आपको ध्यान से समझना है कि जरूरी नहीं है कि कोई जीव अगर अपना पोषण कर रहा हो तो उसके पास दांत हो, है ना, भोजन के लिए। अगर हम लोगों को भोजन के लिए ठोस कार्बनिक पदार्थ की जरूरत न पड़ती, मतलब हम लोगों को केवल पीने वाली चीज से ही जीवन कट जाता, अगर ऐसा होता तो हम लोग के दांत की जरूरत था नहीं। शाम को खाना खाना है, तनी सा पी लिए, पानी पी लिए, ठीक है ना, अच्छा है, बंद कर दो। चलो ठीक है, उसको हटाना पड़ेगा तब जाके होगा। बाद में कर दीजिएगा। देखिए अब तो अब वहां पे आप समझिए, अमीबा के बारे में समझिए। अमीबा एक सूक्ष्म यूनिसेलर जीव होता है, एक कोशिका, यूनिसेलर, यूनि माने एक, सेलर माने कोशिका, समझ में आया। माने एक कोशिका वाला जीव होता है कौन, कोशिका। तो अच्छे से पढ़े थे, कोशिका में केंद्रक होता है, अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, याद आ रहा है कुछ, सेंट्रोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत सारा चीज होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्जी बॉडी, वाह बहुत अच्छा याद है, वेरी नाइस। अब वो सब काम कर, वो जो पढ़े है ना, अब देखना कितना मजा आएगा। सब चीज तुमको खूब बढ़िया से, जो पहला 9th क्लास में बायो का लेक्चर देखा है, समझा है, इसमें बहुत मजा आएगा। अब देखो ध्यान से, एक सूक्ष्म यूनिसेलर, यूनि माने एक, सेलर माने कोशिका, ठीक है। एक कोशिका वाला जीव होता है, यह ज्यादातर तालाब के पानी में जैसे स्थानों में रहता है, बताए हैं अभी। इसकी संरचना में निम्नलिखित बुनियादी घटक शामिल होते हैं। बुनियादी घटक का मतलब हुआ, पहला बात, ये केंद्रक कय गो होता है इसमें, एक न्यूक्लियस। पहला बात आपसे पूछा जाए, पूछ दे कि अमीबा में कय गो केंद्रक, एगो। साइटोप्लाज्म इसमें पाया जाता है, ठीक है। अब सोच रहे हो साइटोप्लाज्म केकरा के, तो एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म को हम लोग क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। समझ में आया। दूसरा चीज, छोटे भोजन वैक्यूल्स, ये छोटे बुलबुले की तरह दिखते हैं, आपको याद होगा। वैक्यूल्स मतलब आपको हिंदी में बताए थे, इसमें बहुत बढ़िया से इसको बोला जाता है, ये जो कोशिका होता है जिसमें उसको हम लोग बोलते हैं पानी, जिसमें जहाँ खाना जाके इकट्ठा होता है, वैक्यूल्स। हाँ, रसधानी। वैक्यूल्स का हिंदी क्या होता है, रसधानी। अभी माइंड पे नहीं आया, रसधानी होता है जिसमें भोजन आके जाता है। तो आपको याद आया कुछ, रसधानी के बारे में बताए थे कि छोटे भोजन वैक्यूल्स मतलब छोटे रसधानी होते हैं। अच्छा, छोटे बुलबुले की तरह होते हैं, उंगलियों की तरह दिखने वाले प्रोजेक्शन को स्यूडोपोडिया कहा जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कह सकते हैं, झूठे पैर कह सकते हैं। अब इसका मतलब समझो कि इनका काम क्या है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग ये जानने जा रहे हैं कि अमीबा अगर एक जीव है और पानी और तालाब में रहता है तो खाना कैसे खाता होगा, यही सीखने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने इसमें ये जो चीज देखा, झूठे पैर की जो बात हो रही है, आपको ये सारा चीज एकदम डिटेल में समझाने वाले हैं, सुनिएगा ध्यान से। अमीबा अपने कोशिकीय सतह से उंगली जैसी रचना कुटपात की सहायता से भोजन ग्रहण करता है। अब आपको ये नहीं बुझाया, हम अभी डिटेल में आपको बता रहे हैं। मान के चलिए अमीबा तालाब में है, वो भोजन करना चाहता है, उसको भूख लगा है, वो खाना चाहता है। तो खाने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि खाना कैसा होगा उसके लिए। अब वो खाना जो होगा उस अमीबा से भी छोटा होना चाहिए, बात बुझाया। तो अमीबा एक कोशिका है, तो उससे भी छोटा कोशिका होना चाहिए। अब उससे छोटा कोशिका कौन है, तो एक बैक्टीरिया हो सकता है, एक जीवाणु हो सकता है। मान के चलो
कि अमीबा आपका ये रहा, ये क्या है, अमीबा है, बात बुझाया, ये इसका केंद्रक है। अब होगा क्या कि यहां पर अगर कोई बैक्टीरिया होगा तो इसको आभास हो जाएगा कि मेरा भोजन अगले बगल है, बात बुझाया। अब ये क्या करेगा कि रेंगते हुए आगे बढ़ेगा, इसका डिजाइन चेंज होता जाएगा, इसका आकार चेंज होता जाएगा। देखो बड़ा खतरनाक खेल खेलता है। यहां जब वो आएगा तो इस बेचारे को भनक भी नहीं लगेगा कि ये जाने वाला है काम से, इसका उपाय होने वाला है। अब देखो ये क्या खेला खेलता है, ये जैसे ही यहाँ पर आएगा तो इतना दूर हई पचकाने लगेगा, हई जगहिया हेने का और से हई लमराने लगेगा है ना? देखे फिगर में देख बढ़िया से, हई बैक्टीरिया है जिसको खाने वाला है। अब इसको आभास हो गया है कि भोजन तो बगले में है, तो हई जो जगह देख रहा है हई वाला चीज ही लंबा करते जाएगा, हईयो क्या करेगा, लंबा, देख लंबा कर लिया है इतना दूर। अब हई लाल का तो इतना दूर तक घेराइए गया है, अभियो बेचारा के मालूम नहीं है कि हमारा उपाय होने वाला है, बात बुझाया। इधर से लंबा करते जाएगा, इहो लंबा करते जाएगा, क्या कर लेगा, घेरा गया। अब तो ये घेरा गया चारों तरफ से, जब ये चारों तरफ से घेरा गया तो अब ये कहाँ चले गए हैं, इसके पेट में, बात बुझाया। इसके अंदर जो वैक्यूल्स होगा, राजधानी होगा, ये उसके पेट में चले गए। अब पेट में जब चले जाएंगे तो जैसे ही पेट में जाएंगे इनकी मृत्यु हो जाएगी और इसी में सड़ने लगेंगे। जैसे हम लोग भोजन खाते हैं तो आपको लगता है कि हमारा भोजन पेट के अंदर, वो पेट के अंदर जाने का मतलब उसका अपघटन होना, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगेगा। इनका भी कुछ देर के बाद सड़ने के बाद ये टुकड़ा में हो जाएगा और इससे जो भी अच्छे प्रोटीन या लवण जो भी होंगे ये कोशिका में ही रह जाएंगे और अपशिष्ट पदार्थ जो होंगे वो अलग हो जाएंगे और सेल से बाहर निकल जाएंगे, कोशिका झिल्ली जिसको बोलते हैं, बात बुझाया। अब बताओ ये कैसे अपने भोजन को ग्रहण किया, क्या ऐसा चीज फैलाया, तो ये वाला जो चीज देख रहे हो अपना चमड़ी ही आगे फैलाया, इसी को झूठा पैर बोलते हैं। इसको गोर और होता नहीं है, झूठ मूठ के वो गोर बना लेता है, दाब लेता है, बस हो गया खेला उसका। वो झूठा पैर को और क्या कह सकते हैं, कुटपाद कह सकते हैं या पादाव बोल सकते हैं। अब आपसे पूछ दिया जाए कि अमीबा किस चीज से भोजन ग्रहण करता है, तो फुटपाथ से या झूठा पैर से। झूठा पैर क्यों बोलते हैं बुझाया बात, आइए अब आगे समझते हैं। अब इसको और एक बार समझते हैं। अमीबा अपने कोशिकीय सतह से उंगली जैसी रचना कुटपाद की सहायता, उंगली जैसी रचना जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, कुटपाद की सहायता से भोजन ग्रहण करता है। फिर कुटपाद की रचना कुछ इस प्रकार हो जाती है कि भोजन चारों तरफ से क्या होता है, गिर जाता है और वहां खाद्य रिक्तिका, जहां खाना रहेगा, समझ में आया, जिसको आप रसधानी भी बोल रहे हो, खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है, एक बुलबुला जैसा बन जाएगा, समझ में आया, उसके अंदर। और क्या होगा, रिक्तिका के अंदर भोजन के जटिल पदार्थों का क्या होगा, विघटन सरल पदार्थों में हो जाएगा। वो तो पहले से जटिल था, उसमें कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, ये सब जटिल पदार्थ है। अब वो क्या करेंगे कि टूटने लगेंगे और टूटते टूटते कार्बोहाइड्रेट अलग, प्रोटीन अलग, सब अलग अलग हो जाएगा। तो पहले जटिल था, अब क्या हो गया, सरल। सरल पदार्थों में क्या हो जाता है, उनका विघटन होने लगता है। और हम जानते हैं कि भोजन का टूटना, अलग अलग होना, यही तो पाचन है, बात बुझाया। और फिर सरल पदार्थ का जीव द्रव्य में विसरण हो जाता है। अब आपको मालूम है जीव द्रव्य क्या होता है, कोशिका के अंदर, केंद्रक के अंदर, और केंद्रक को छोड़कर जितने भी द्रव होते हैं उसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं या जीव द्रव। याद आया, प्रोटोप्लाज्म याद आया, न्यूक्लियोप्लाज्म आया याद, तो वो जितने होते हैं उसी में कौन मिल जाता है भाई, तो सरल पदार्थ। जो खाया है जटिल खाया था, कुछ देर के बाद उस सड़ गया, अपघटित हो गया, सरल पदार्थ में बदल गया और उस सब में बांटा गया, पूरा मिल गया, भोजन हो गया उसको।
एक कोशिकीय जीव को भोजन मिल गया, उसका काम हो गया। बात समझ में? इसको और बढ़िया से फिगर से समझ सकते हो कि ये रहा तुम्हारा अमीबा, ये रहा भोजन। अब यहाँ से हई दोनों अपना देखो कुटपाद फैला रहा है, घेर रहा है, घेर के यहाँ देखो क्या बना दिया, रिक्तिका में फंसा दिया, और फंसा के इसका क्या हो गया, अपघटन हो गया। तो अगर आपके एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, तो आप बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं कि अमीबा जो होता है अपने कोशिका के सतह को आगे बढ़ाता है ना। और कोशिका के सतह को जो आगे बढ़ाता है, उस सतह जो उंगली जैसी जो रचना होती है उसको झूठा पैर या कुटपाद कहते हैं। और ये कुटपाद जैसे जैसे आगे बढ़ता है, अपना बढ़ाता है, तो भोजन चारों तरफ से घिरता चला जाता है, और एक ऐसा समय आता है कि वो भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है, और वहां रिक्तिका का निर्माण या रसधानी का निर्माण हो जाता है। बात बुझाया? और वहां जब निर्माण हो जाता है तो भोजन उस रिक्तिका में फंस जाता है, और भोजन में जब फंस जाता है तो वो जटिल पदार्थ रहता है, वो किस चीज में अपघटित हो जाता है, सरल पदार्थ में अपघटित हो गया। और वही सरल पदार्थ में अपघटित होने के बाद पूरा जीव द्रव्य में वो क्या होता है, फैल जाता है, और इस तरह से अमीबा में पोषण होता है। और इतना करने के बाद कैसनो हैसन का फिगर बना दो, टेढ़ा मेरा ऐसे बना के एगो केंद्रक बना दो, हिया एगो भोजन बना दो। बात बुझाया? फिर थोड़ा सा ही लमरा के इसको घेर दो, ये आपका भोजन है, बैक्टीरिया है कोई, और उसके बाद दिखा दो कि हाँ ये रिक्तिका में घेरा गया है। बोलो बुझाया कि नहीं बुझाया? अब आगे की पढ़ाई करने के लिए आपको आज ये जानना होगा कि एंजाइम क्या होता है, क्योंकि आगे जो भी पढ़ना है मनुष्य में भोजन का पाचन, जो हम लोग भोजन करते हैं उस भोजन का पाचन कैसे होता है, इसे सीखने के लिए एंजाइम बढ़िया से सीखेंगे कि एंजाइम है क्या। तो ध्यान देंगे, एंजाइम क्या है। एंजाइम वैसा कार्बनिक पदार्थ है जो प्रोटीन से बना होता है। अब आप सीधे सीधे बोल सकते हैं एंजाइम है क्या, तो प्रोटीन है। एंजाइम प्रोटीन है, जो हम प्रोटीन खाते हैं, बहुत सारी चीजें खाते हैं जिसमें से हमको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। एंजाइम वो क्या है, तो वो भी प्रोटीन है। अब सवाल ये है कि एंजाइम प्रोटीन है तो क्या प्रोटीन को एंजाइम बोल सकते हैं? तो आपको याद रखना है कि हर एंजाइम प्रोटीन तो जरूर होता है, लेकिन हर प्रोटीन एंजाइम नहीं होता। इस हिसाब से कौन बड़ा, प्रोटीन बड़ा कि एंजाइम बड़ा? प्रोटीन बड़ा। प्रोटीन अनेक हो सकते हैं, समझ में आया? और उसमें से कुछ प्रोटीन एंजाइम हो सकते हैं, समझ में आया? तो अब आगे सुनिए, आपसे पूछा जाए एंजाइम क्या है, तो एक लाइन में आंसर बोलिए कि सर एंजाइम जो है वो प्रोटीन होता है। हम आपसे पूछे कि काथी से बनल है, तो दो आंसर है, बोल दो कि सर कार्बनिक पदार्थ है, कार्बन से बना हुआ होगा, है ना। तो प्रोटीन काथी से, तो वो कार्बन से बना है। बात बुझाए? प्रोटीन भी क्या है, कार्बनिक पदार्थ। एंजाइम क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, और एंजाइम को प्रोटीन भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? आगे सुनिए, एक एक ऑब्जेक्टिव सवाल भी आपको इसमें मिलते जाएगा। अब सुनिएगा, जीवित कोशिकाओं में, जीवित कोशिका जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, उन सभी कोशिकाओं में या फिर और कोई कोशिका जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब जो कोशिका है अगर वो जीवित है तो उत्प्रेरण का काम एंजाइम ही करता है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि सर उत्प्रेरण क्या होता है। उत्प्रेरण का काम, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप भोजन किए तो वो भोजन किसको मिला, कोशिका को, और कोशिका के अंदर वो भोजन गया। तो कोशिका के अंदर अगर भोजन जाएगा तो भोजन जाने के बाद उस भोजन का यूज क्या है भाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है। समझ में आया? गोल्जी बॉडी एनर्जी को पहुंचाता है पूरा शरीर में, ये सब हम लोग पढ़े थे। लेकिन इस सब गोरा जो एक काम कर रहा है, एक काम तनी फास्ट फास्ट हो, है ना, और होता रहे, सब कोई करता रहे इस काम को, तो उसको उत्प्रेरित करना। जैसे तुम लोगों को मैं ये कहूं कि भाई अच्छे से पढ़ोगे तो मैट्रिक में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, कुछ ऐसा मोटिवेशनल बात हम बोल दिए,
है ना, तुम प्रेरित हो गए हमसे, ठीक है, हमसे प्रेरित हो गए, तुम ये सोचने लगे कि सर सही बोल रहे थे, हम तुमको क्या किए, प्रेरित किए, उत्प्रेरित किए कि हाँ तुम ये करो, और तुम वो करने लगे। तो इस चीज को उत्प्रेरित करने का काम कौन करता है कोशिकाओं में, एंजाइम करता है, उत्प्रेरण का काम करता है। बात बुझा गया? अच्छा, आगे और अभी मत, ये एंजाइम का काम अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत काम है इसका, अभी तो थोड़ा सा भी सुने हो। देखो ध्यान से, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी एंजाइम को प्रोटीन कह सकते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन को एंजाइम नहीं कह सकते। कुछ एंजाइम आरएनए से बने होते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा आरएनए क्या है भाई, है ना, आरएनए क्या है? तो आरएनए से ये बने होते हैं, उन्हें राइबोजाइम कहते हैं। आरएनए के बारे में हम आगे डिटेल आपको बताएंगे। बात बुझा? डीएनए के बारे में बताए थे, आधा करते हैं तो क्या होता है, आरएनए होता है। कुछ एंजाइम आरएनए से बने होते हैं, उन्हें राइबोजाइम कहते हैं। मतलब एंजाइम का ही दूसरा नाम क्या है, राइबोजाइम, जो किस चीज से बना होता है, आरएनए से। एंजाइम क्या है, जैविक उत्प्रेरक है। यहां पढ़िए, उत्प्रेरण का काम कौन करता है, किसमें, जीवित मतलब जिंदा, यहां पढ़िए जाइम, जैविक, जैविक मतलब जिसमें जान हो, जिंदगी हो, बात वही हुआ जो उस पर था, तो आप जैविक उत्प्रेरक भी बोल सकते हो। अच्छा, एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक है। जब हम भोजन करते हैं तो एंजाइम क्या है, भोजन के पाचन में सहायक है। पाचन के दौरान एंजाइम हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है। अब ध्यान से सुनिए, हमारे शरीर में दो तरह की ग्रंथि होती है। अब ग्रंथि का मतलब क्या होता है, इसको इस तरह से समझिए कि हमारे पास एक ये डिब्बा या बैग है, ठीक है, इसको ऐसे दाबेंगे और इसमें कुछ भरा हुआ हो, ठीक है, और इसको ऐसे दाबेंगे तो अगर कहीं से होल हुआ तो यहाँ से लिक्विड निकलने लगेगा, तो हम इसको कहेंगे कि एक ग्रंथि है। समझ में आया, जिसमें से वो लिक्विड निकल रहा है दाबने पर, है ग्रंथि, ग्रंथि जिसमें से क्या निकल रहा है, लिक्विड निकल रहा है। ऐसा का छोटा या बड़ा हमारे शरीर में अलग अलग कहीं कहीं है, पेट के अंदर है, यहाँ गर्दन के पास ऊपर है, इधर है, और ये सारी जो चीजें हैं उनमें अलग अलग प्रकार के लिक्विड भरे पड़े हैं। और ये जो लिक्विड है ना, ये जितने भी लिक्विड हैं उनमें से एक लिक्विड, एक डिब्बा ऐसा है, यानी एक ग्रंथि ऐसा है जो अपने में से एंजाइम निकलता है, और एक डिब्बा ऐसा है जो एंजाइम नहीं निकालता है। वो जो निकालता है उसको हार्मोन बोलते हैं। तो दो तरह के लिक्विड निकलते हैं, एक लिक्विड का क्या नाम है, एंजाइम, और एक लिक्विड का नाम हार्मोन। समझ में आया? अब दोनों किस चीज से बना हुआ है, तो दोनों कार्बनिक पदार्थ से बना है। दोनों, एंजाइम भी किससे बना है, कार्बनिक पदार्थ से, और हार्मोन भी किस चीज से बना है, कार्बनिक पदार्थ से। हार्मोन का काम अलग है और एंजाइम का काम अलग है। जो एंजाइम निकालता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो एंजाइम निकालता है उसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। और जो हार्मोन निकालेगा, बस अंतः के जगह पर क्या लगा दीजिएगा, बाह्य, बाह्य स्रावी ग्रंथि। आपसे पूछा जाए हार्मोन किससे निकलता है, बाह्य स्रावी ग्रंथि से। पूछा जाए कि एंजाइम किससे निकलता है, अंतःस्रावी ग्रंथि। समझ में आया? ये शरीर के अंदर ही होते हैं ये दोनों। अंतःस्रावी ग्रंथि एंजाइम निकालेगा और वो कार्बनिक पदार्थ होगा, हार्मोन निकालेगा तो वो बाह्य स्रावी ग्रंथि होगा। समझ में आ गया बात? अच्छा, एंजाइम हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन करते हैं। ये बात समझ में आया? अब जो बताने जा रहे हैं ध्यान से समझना। क्या बता रहे, हमारे शरीर में पाचन, असल में एंजाइम किसका पाचन करता है, अभी आपने देखा, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का। ये तीन चीज का ही पाचन कौन करता है,
एंजाइम करता है। अब ध्यान से सुनना, जो अब सीखने वाले हो। अब हमारे दिमाग में यह है कि भाई खाते तो बहुत सारे चीज हैं, एक बात बताओ, विटामिन तुमको अगर खाना है, विटामिन, सूर्य का प्रकाश जब तुम्हारे शरीर पर पड़ेगा, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? डी। तो अगर हम कहें कि तने विटामिन डी खा के आओ, तो बाहर धूप में खड़ा होकर हाँ कर लोगे, क्या होगा? बहुत अच्छा। तब विटामिन खाने के लिए मुंह का होना जरूरी है, आए शरीर खुद अवशोषित कर लेगा। बात बुझाया? तो अगर हम कोई पदार्थ खा रहे हैं और उसमें क्या मौजूद है? विटामिन। तो विटामिन पूरे शरीर को मिलने के लिए उसको एंजाइम की जरूरत नहीं है, वो सीधे सीधे हमारे पूरे शरीर को क्या होगा? मिल जाएगा। अगर वो भोजन में भी रहेगा तो वो पूरे शरीर में अवशोषित हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया? तो पाचन केवल किन किन चीजों का होता है? 3 चीजों का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और किसका? प्रोटीन का। ये बात समझ में आया? अब ध्यान से सुनिएगा, एंजाइम हम सिखा रहे थे। एंजाइम रियल में क्या है अब सुनो ध्यान से, अभी तो परिभाषा से देख रहे थे, एंजाइम को समझो। मान के चलो मेरे पास एक वस्तु है जो इतना नोकीला है, ये ऐसे नोकीला है, ये नोकीला चीज है इस टाइप का। हम इस नोकीले वस्तु पर, ठीक है, एक लड्डू को गिरा रहे हैं, लड्डू ऊपर से। ये लड्डू अगर इस पे गिर जाए तो क्या होगा? एक टुकड़ा इधर अलग हो जाएगा और एक टुकड़ा क्या होगा? अलग हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब ध्यान से सुनो, ये तुम्हारा खाना है और ये है एंजाइम। कितना आसानी से आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब एंजाइम का सही मतलब क्या है समझो। हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद दांत से उसको काटने का काम करते हैं। दांत से आप काट दिए, लेकिन खाना दांत से काटने के बाद देखिए हम क्या करते हैं, यहां समझिए। खाना खाने के बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं। हम जब खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में है ना लार ग्रंथि पाया जाता है। अब लार ग्रंथि का मतलब जिसे लार निकलता है, और उस लार ग्रंथि में 3 तरह के एंजाइम हैं, है ना। अब सुनिए, एक आपका है पैरोटिड, एक क्या है सबलिंगुअल, और एक क्या है सबमेंडिबुलर। इसका नाम भले ही अलग अलग है, लेकिन बाबू लोग ये जो लार ग्रंथि है इसमें एंजाइम है। अब इस एंजाइम का काम देखो, हम तुमको अभी बताएं कि ये एंजाइम में ये वाला हिस्सा क्या है? नुकीला है। हम इसका नाम क्या दिए हैं? मान के चलो तुम रोटी खाए, तो जब रोटी खा रहे हो तो रोटी खाने से जब उसको इधर उधर कर रहे हो तो तुम्हारे मुंह में अलग से थूक, जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी लार्वा जिसको बोलते हैं, लाला रस बोलते हैं जिसको, लाला रस। ये जो लाला रस है उसमें एंजाइम है, उसमें एंजाइम है। और एंजाइम लगभग कुछ इस टाइप का है। जब खाना तुम शुरू किए तो ये इतना छोटा छोटा है, इतना छोटा छोटा कि हम जब भोजन को छोटा छोटा करते हैं तो उस भोजन में जाकर ये चुभ कर और उसको कितने टुकड़ों में, 2 या 3 या 4 टुकड़ों में बांट देते हैं। कहने के लिए तो लिक्विड है, लेकिन वो एंजाइम क्या कर रहा है कि उस रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट छिपा हुआ है, वसा छिपा हुआ है, जो भी है उसको अलग अलग बाई पार्ट कर रहा है, टुकड़ों में बांट रहा है। समझ में आया? हमारे लिए वो लिक्विड है, हमारे दांत में नहीं चुभता, हमारे मुंह में नहीं चुभता, लेकिन भोजन में चुभता है। वो भोजन को क्या करता है? अलग अलग करता है। देखो इतना डीप में कोई नहीं बताएगा, तुम इस चीज को समझो
कि एंजाइम, एंजाइम का परिभाषा याद करने से नहीं होगा, तुम इसको बढ़िया से समझो कि एंजाइम करता क्या है एक्चुअल। जैसे ही भोजन अंदर जाएगा, जहां जहां एंजाइम हमारे शरीर में होगा, उस सब भोजन को छोटा छोटा टुकड़ा में करेगा। इसको ऐसे समझ सकते हो कि दांत जब छोटा छोटा टुकड़ा कर देता है, ईश्वर ने हमारे शरीर के अंदर इतना अजीब तरीका से टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भोजन अगर गया तो वो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में अगर नहीं बटा, अगर वो नहीं बटा तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचेगा और भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा और पूरे शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। आप सुने होंगे प्रोटीन, मछली जब खाते हैं तो मछली में प्रोटीन पाया जाता है। खाना में सबसे खतरनाक खाना प्रोटीन का है। अगर आप प्रोटीन खा ले रहे हो तो सारे एंजाइम प्रोटीन को तोड़ नहीं पाते हैं, जल्दी से नहीं तोड़ पाते हैं, टाइम लगता है। तो ईश्वर ने देखो यहाँ से लेके पूरा, यहाँ से लेके शरीर के अंदर तक अलग अलग डिब्बा भर दिए हैं कि हेने से खाना आयल तो हेने से एंजाइम छिड़काव, कि जो एक के तनी आउट तूर, मान के चलो यहाँ तूर आया, फिर गला से नीचे उतरा तो और एंजाइम हेने से छिड़काव हुआ कि तनी एक के और तूर, एक के और में ही बनाओ, अब पूरा में ही बनावत बनावत पूरा इंजन तक पहुंच जाता है। समझ में आया? और इस तरह से बाबू पाचन, तो एंजाइम का बहुत खतरनाक रोल है। एंजाइम ही है ऐसा, देखना डॉक्टर भी तुमको दवा जब लिखेगा, जब तुमको भूख नहीं लग रहा हो, है ना, भूख पता है क्यों नहीं लगता है? जब रास्ते में कोई भोजन फंस जाए, खाना खा रहे हो और तुम्हारे आंत में ही कहीं भोजन फंस गया, तो क्या होगा कि भूख नहीं लगेगा, और भूख जब नहीं लगेगा तो आप खाना कम खाइएगा, उसके बाद शरीर में ऊर्जा कम मिलेगी, आप कमजोरी महसूस करिएगा, बुखार होने लगेगा, इस तरह का प्रॉब्लम आने लगेगा। तो डॉक्टर बोलेगा कि भूख लगता है कि नहीं, तो नहीं, तो एगो एंजाइम अलग से लिख देगा, कहेगा कि जो भीतर एंजाइम जो है वो बढ़िया काम नहीं कर रहा है, एगो अलग से ले, और एगो एंजाइम लिखेगा और तुम एंजाइम खरीदेगा, एक खेपी रात के एक खेपी सवेरे, तीसरका दान में वो एंजाइम अंदर जाएगा ससरते हुए, और जहां भोजन अटका हुआ है ऊपर पड़ेगा, फिर सब जने के तुरने लगेगा, और उसके बाद पानी पीजिए, वो सब साफ, पाचन हो गया बाबू। ये टेक्नोलॉजी है। अभी आगे देखना, तुमको हम सारा चीज डिटेल में दिखाएंगे, शरीर के अंदर कौन हिस्सा में क्या होता है, सब चीज तुमको डिटेल में बताते चले जाएंगे। फिलहाल एंजाइम का कॉन्सेप्ट समझ में आया, एंजाइम क्या करता है? चलिए आगे समझते हैं। अब सुनिए ध्यान से, हाँ देखिए बाबू लोग, आगे समझते हैं। तो एंजाइम से अगर सवाल रिलेटेड आए तो आपको ये सब, अब एंजाइम के अलग अलग वेराइटी है, प्रकार है, तो उसको आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा, उसके लिए भी मैंने आपको लिख दिया है। और एंजाइम करते क्या है, आपसे पूछा जाए एंजाइम किस चीज को तोड़ने का काम करते हैं? 3, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। एंजाइम को सबसे ज्यादा कष्ट तोड़ने में किसको होता है? प्रोटीन को। और सबसे ज्यादा मजा किस में आता है? कार्बो। बीच में मजा कौन लेता है? वसा। वसा। समझ में आया? समझ में आ गया? आइए, ठीक है, इसीलिए आप रोटी खाइए, बहुत अच्छा से पाचन होगा, भुजा खाइए, बहुत अच्छा से पाचन होगा, भात खाइए, उसमें वसा है, उसका पाचन थोड़ा दिक्कत से होगा। बात बुझाया? इसके अलावा अगर आप मछली खाते हैं तो जल्दी पाचन उसका नहीं हो पाएगा। आइए समझते हैं। चिकन में वसा है, उसका पाचन होगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जैसा नहीं होगा। जो भी तुम खाना खाते हो ना, सीधे सीधे समझ लो, जो भी खाना खाते हो उसमें यही 5 चीज होगा, वसा होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। कौनो वेराइटी के भोजन खाओ, कितनो तुम महंगा आदमी है, 5 स्टार में खाओ, 7 स्टार में खाओ, कुछ भी खाओ, अरे वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट छोड़ के दूसर कोनो चीज थोड़ी खा लेगा, भले अलग अलग रंग में नजर आएगा, ठीक है, लेकिन खाएगा तो वही भाई। फ्राई बाद में बात हुई, चले। एंजाइम के नाम कुछ इस प्रकार रखे जाते हैं कि जिस पदार्थ को
पचाते हैं, उसी के नाम पर अंत में एज जोड़ देते हैं। हाँ, जैसे पदार्थ का नाम है सुक्रोज, जैसे कार्बनिक एक पदार्थ है जिसका नाम क्या है, सुक्रोज। अब खाना खा रहे हैं, उस खाने में क्या मिला हुआ है, सुक्रोज। अब सुक्रोज को कौन पचा सकता है, तो जौन एंजाइम इसको पचा सकता है उसी एंजाइम का नाम क्या रख दिए, सुक्रेज। दो एंजाइम मार्केट से खरीदा, तबियत एगो से ठीक हुआ एगो से नहीं हुआ, समझ में आया, तब हम कहें कि ओ हेकरा से ठीक हो जाता है, और सुक्रोज में है तो नाम क्या हो गया, सुक्रेज। बुझा गया, तो पदार्थ का नाम सुक्रोज, तो एज खाली जोड़ दिए तो सुक्रेज याद रहेगा। अब एग्जाम में पूछ देगा कि सुक्रोज को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम लगता है, सुक्रेज। अब माल्टोज को माल्टेज, न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लिएज, और लिपिड को लाइपेज, लाई ओकरा बाद है लाई अपेज, समझ में, लाई पेज याद हो गया, समझो। कसार पेज में बाबू देखो, कुछ एंजाइम के नाम उनके स्रोत के नाम के आधार पर कर दिया जाता है, और अब तक लगभग 2000 से ऊपर एंजाइम खोजे जा चुके हैं। समझ में आया, याद रखना है। जैसे पपीता, तो पपीता में जो एंजाइम पाया जाता है पपीता को पचाने के लिए, पेपेन, पेपेन नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ सवाल इस पर समझिए। निम्न एंजाइम में कौन किस पदार्थ का पाचन करता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। जैसे ये सब किसका नाम है, एंजाइम का, जैसे टाइलिन, एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, माल्टेज। इसमें एक चीज सिखाना चाहेंगे तुमको, इसमें एगो ट्रिक है, एक ट्रिक याद दिला दे रहे हैं। जावना में सीन लगल होके, सीन, जैसे देख पेप्सिन, ट्रिप्सिन, सीन लगल बा, जावना में सीन लग जाए वो प्रोटीन खातिर होता है, वो प्रोटीन का पाचन करेगा, शॉर्टकट में याद रहेगा, याद रहेगा। जैसे हई दूगो के आंसर बुझाइए गया होगा, और कोनो में सीन है नहीं। अब देखें यहाँ हम सीन कहनी है तो लीन में आ गई, अजीब बात सर। आइए बाबू लोग आंसर देखते हैं, ये सब सवाल आपको याद कर लेना है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि टाइलिन किस चीज का पाचन करता है, तो टाइलिन या एमाइलेज, ये दोनों के पाचन ये लार ग्रंथि से निकलते हैं, याद रहे। लार ग्रंथि यानी लाला रस, हमारे मुंह के अंदर इधर और इधर से जो लार्वा निकलता है, लार ग्रंथि निकलता है, जिसको हम लोग लाला रस कहते हैं, उसमें पाया जाता है कौन, टाइलिन पाया जाता है। तो आपसे पूछ देगा कि टाइलिन किस रस से निकलता है, तो लाला रस से, लार ग्रंथि से निकलते हैं, और स्टार्च और डाइसेकेराइड का पाचन करते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर स्टार्च क्या है और डाइसेकेराइड क्या है, तो बाबू लोग ध्यान से सुनिए, यहाँ जहां आपको दिक्कत होगा बोलते जाइएगा, हम बताते जाएंगे, सुनिए ध्यान से। ओ अंकल हेलो, देखो इधर, हम लोग ये जान गए हैं कि टाइलिन और एमाइलेज जो होते हैं ये पाचन किसका करते हैं, ठीक है, तो ये स्टार्च का और डाइसेकेराइड का। अब हमें ये नहीं समझ में आया कि स्टार्च है क्या, ठीक है, तो स्टार्च को समझने के लिए एक ठेठ एग्जांपल देते हैं बढ़िया से। आटा पिसवाने जाते हो कि गेहूं, गेहूं पिसवाने जाते हो, आजकल तो खरीद ही लेते होगे। अच्छा चलो चलो बाबू लोग ध्यान दो, ध्यान सुनना। गेहूं जब पिसवाने जाते हो, तो गेहूं जब पिसा करके घर आ जाता है, तो माँ को रोटी जब बनाना होता है तो डायरेक्ट आटा सान के बना लेते हो, पहले चालती है। क्या जरूरत है चालने का, जरूरत क्या है चालने का, चोकर निकलता है, उहे चोकर के स्टार्च कहा जाता है। अब बुझाया, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो जो, अरे वाह मजा आया, स्टार्च क्या है, वाह बहुत अच्छा। अच्छा सुनो, ये तो एग्जाम्पल केवल गेहूं और आटा से देखा, क्या चोकर केवल गेहूं में होगा, ठीक से देखा जाए तो गेहूं के एगो छिलकोया कहते कहले गेहूं,
छील के दिखाओ, छील देगा नहीं, लेकिन उसका छिलकोइया जो है वो आटे में फेंटा जाता है, इसलिए उसको चलना पड़ता है। तो हर वो फल जिसमें छिलकोइया है, छिलकोइया बुझा रहे हैं ना इस वक्त, हाँ हाँ, बस बस उसमें जो पाया जा रहा है बाबू उसी को क्या करे, स्टार्च। समझ में आ गया? हाँ ठीक है, याद रखना। वेरी गुड। चलो अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। रोटी खाए, रोटी खाने के बाद रोटी जब खा रहे हो तो हमको बताओ रोटी में स्टार्च है कि नहीं है? पिछले क्लास में पूछे थे तो एक लड़का बोला मम्मी तो ओकरा के चाल दिले बा, तो में स्टार्च है, उसमें स्टार्च है। हाय का किया है। सुनो, स्टार्च, वो स्टार्च कहाँ से आया? तो ये भी तो हो सकता है कि जो छिलकोइया है वो पतला पतला छोटा छोटा भी तो हो गया होगा। यस, तो वो स्टार्च जो होते हैं वो आटे में रहते हैं, पूरा नहीं रहते हैं, ज्यादा नहीं रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत रहते हैं, और मैदा में बहुत कम, न के बराबर। इसीलिए तो मैदा नुकसान करता है और आटा जो है फायदा करता है। ये न समझना कि आटा और मैदा में मैदा में क्या, मैदा और फायदा, मैदा फायदा नहीं करता। कारण बताओ, कारण स्टार्च होता ही नहीं है। अब क्यों नहीं फायदा करता हम आपको आगे भी बताएंगे। हाँ, स्टार्च कम पाया जाता है तो हो गया। अच्छा अब सुनो, स्टार्च, रोटी खा रहे हो तो रोटी में स्टार्च है। अब वो खाना खा रहे हो, स्टार्च को दांत से तुम छोटा नहीं कर सकते क्योंकि उसको ऑलरेडी मशीन में तुम पिसवा दिए हो, उससे छोटा नहीं पीस सकते तुम। समझ में आया? तो उससे छोटा कौन पीसेगा? टाइलिन कहेगा कि आओ है ने आओ, टाइलिन आपन है खोप जौन बा वो गराई है टाइलिन पर हेने है या हेने है। आप बुझाया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आया? अच्छा, खाली टाइलिन का एमाइलेज भी कहेगा आओ नहीं न हुआ, एमाइलेज भी उसका टुकड़ा कर देगा। अरे बियाह चलता है कर डाइसैकेराइड। बाबू लोग डाइसैकेराइड को समझते हैं। व्हाट हैपेंड? डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट सुने हो? कार्बोहाइड्रेट 3 वैरायटी का, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। समझ में आया? रोटियां जो खा रहे हो उसमें अलग अलग जगह का रोटी का प्रकार, मतलब अलग अलग जगहों का गेहूं जो है अलग अलग प्रकार का हो सकता है। कोई पचने में ज्यादा तकलीफ करेगा, कोई जल्दी पच जाएगा। कहते नहीं कि हई आटा खूब बढ़िया बा, हई आटा ऐसे बोलते हैं। तो हो सकता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट अलग प्रकार का हो, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट है ना उसी को हम लोग कह रहे हैं क्या चीज? डाइसैकेराइड। अब आपसे पूछ दे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? टाइलिन या एमाइलेज। समझ में आया? बस आज इतना ही, मिलते हैं फिर अगले दिन नए उमंग और जोश के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज पढ़ने आते रहिए।